जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी आसानी से 7 सीट जीत सकती थी और समाजवादी पार्टी 3 सीट जीत सकती थी। कुल मिलाकर 10 सीट दोनों पार्टी जीत सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार उतार दिया। 8वां उम्मीदवार उतारने से समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की सीट फंस गई है। अब जो समाजवादी पार्टी ने अपने तीनों उम्मीदवार उतारे हैं उनके नाम सुनिए: जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन। जैसा कि आप जानते हैं कि जया बच्चन और आलोक रंजन ये सवर्ण समुदाय से आते हैं और रामजीलाल सुमन अनुसूचित जाति से हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर लोग बाग सवाल भी उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्यसभा की सूची में पिछड़ों और मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी। लोग बाग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वोट तो मुस्लिमों का लेती है, लेकिन उसने एक भी मुस्लिम राज्यसभा भेजने के लायक नहीं समझा। इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर खुद समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी कारण से अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पल्लवी पटेल भी बगावत की राह पर हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी। अब बात यह है कि जया बच्चन में ऐसी क्या खूबी है कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेजती रही है। जया बच्चन ने समाजवादी विचारधारा के उत्थान के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि जया बच्चन एक बार फिर से राज्यसभा जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यकों में और पिछड़ों में कोई राज्यसभा उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। सवाल वाजिब है। जो लोग वोट देते हैं वो सवाल करने के अधिकारी हैं, उनको सवाल करना चाहिए। जो लोग उनको अपना नेता मानते हैं उनको सवाल करने का अधिकार है। तो समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि जया बच्चन में ऐसी क्या खूबी है कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर उनको वरीयता दी गई। आलोक रंजन ने ऐसा कौन सा समाजवादी विचारधारा के लिए काम किया है, कौन सी उन्होंने पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाई है कि उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। जो तीसरे उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन, उनको भी समाजवादी पार्टी ने तीसरी वरीयता पर उतारा है कि अगर समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हारता है तो एक दलित हारे और कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी ने तो अपना तीसरा उम्मीदवार कि समाजवादी पार्टी ने तो एक दलित उम्मीदवार उतारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको हरा दिया। एक दलित को, एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को तीसरी वरीयता पर क्यों रखा? अगर आप वास्तव में ही दलितों के हितैषी हैं, दलितों को राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में भेजना चाहते हैं, विधान परिषद में भेजना चाहते, तो उनकी वरीयता सबसे बाद में क्यों, उनकी वरीयता पहले क्यों नहीं है? अगर द्वितीय वरीयता की वोटों पर भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीत जाता है और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार हार जाता है तो हारने वाले उम्मीदवार रामजीलाल सुमन होंगे। वो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति होंगे, जबकि उनके दोनों सवर्ण उम्मीदवार सुरक्षित रहेंगे। तो यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। आपको याद होगा 2018 के राज्यसभा चुनाव का परिणाम, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव गठबंधन में लड़े थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले
ये चुनाव हो रहे थे और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद 2018 के राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर राज्यसभा चुनाव लड़े थे। तब भी समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को चुनावों में उतारा था और बहुजन समाज पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को चुनावों में उतारा था। तब समाजवादी पार्टी ने प्रथम वरीयता अपने प्रत्याशी जया बच्चन को दी, जबकि अगर चाहती तो समाजवादी पार्टी जो उसने अपने शासनकाल में 2012 से 2017 के शासनकाल में अनुसूचित जाति के विरोधी कार्य किए थे, उनको ढकने के लिए, उन पर पश्चाताप करने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर का समर्थन कर सकती थी, उनको पहली वरीयता पर रख सकती थी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते थे और समाजवादी पार्टी का 2012 से 2017 का कार्यकाल अनुसूचित जाति विरोधी रहा है। इससे उनको कुछ ना कुछ पश्चाताप का एहसास जरूर होता, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को रोका और जया बच्चन राज्यसभा गई थी। अब बात करते हैं 2020 में हुए राज्यसभा चुनावों की। 2019 के लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लड़े थे। उन चुनावों के बाद यह राज्यसभा चुनाव हो रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी कि वह अपने उम्मीदवार को जिता सके, तो बहुजन समाज पार्टी ने सोचा कि हम समाजवादी पार्टी से बात करते हैं और दोनों मिलकर डिम्पल यादव को राज्यसभा भेज देंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव को भी फ़ोन किए, राम गोपाल यादव को भी फ़ोन किए, लेकिन किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी का फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब बहुजन समाज पार्टी ने रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया तो एकाएक समाजवादी पार्टी नींद से जागी और अनुसूचित जाति के रामजी गौतम को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश बजाज को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जब समाजवादी पार्टी ने प्रकाश बजाज को समर्थन देने का ऐलान कर दिया तो उनके नामांकन पत्र में भाजपा को काटकर निर्दलीय कर दिया गया। तब भी समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन प्रकाश बजाज के नामांकन पत्र में खामियां पाए जाने के कारण प्रकाश बजाज का नामांकन रद्द हो गया और रामजी गौतम राज्यसभा पहुंच गए। इस प्रकार यह पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए काम किया है। यह समाजवादी पार्टी इस तरह के प्रयास पहले भी बार बार लगातार करती रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर रामजी लाल सुमन हार जाते हैं।